गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया सकते में है और कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर लगाम लगा दिया है और वो लगाम है लॉकडाउन का। लगातार 2 महीने से पूरी दुनिया लॉकडाउन का सामना कर रही है और उसी लॉकडाउन में हमारा भारत भी जी रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन ने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी कमज़ोर कर दिया है और भारत की जीडीपी काफ़ी नीचे चली गई है। ऐसे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद भविष्य का भारत कैसा हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक पैकेज की घोषणा की है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। और यह जो पूरा पैकेज है इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताता हूं। आज जो स्थिति है हमारे देश में वो बहुत बुरी है। लोग खाने को मोहताज हो गए हैं। शहर से गांव की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे, उनकी नौकरियां खत्म हो गई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों बंद हो गए। उद्योग धंधों पर लगाम लग गया। इससे स्थिति काफ़ी खराब हो गई। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने 20,97,053 करोड़ रुपए का एक पैकेज बनाया है। अब इस पैकेज में क्या क्या प्रमुख बातें हैं वो आपके सामने मैं रखने का प्रयास करता हूं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, एक है कृषि उत्पादों के लिए बड़ा बाजार। और यह जो कृषि उत्पादों के लिए जो बड़ा बाजार है इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है कि इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब इसके तहत करना क्या है, तो इसमें सुधार करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, गुणवत्ता सुधारनी है, भंडारण को बढ़ाना है और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। दूसरी बात, किसानों के लिए भारतीय बाजार का दायरा बढ़ाने के साथ वैश्विक बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। यानी किसानों का सामान जो है भारतीय बाजार में तो बिके ही, दुनिया के देशों में भी उनका सामान बिके, ऐसी सरकार की सोच है। उत्पादों की ब्रांडिंग का ढांचा, यानी उत्पादों की ब्रांडिंग का ढांचा भी तैयार करना इसके तहत शामिल है। आगे चलते हैं। प्रसंस्करण, एग्रीगेटर्स, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों तक पहुंच सुनिश्चित करना। यानी किसानों का जो सामान है वो खाद्य प्रसंस्करण हो, एग्रीगेटर्स और बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों तक इनका सामान पहुंचे, इसके बारे में इस पर बातचीत की गई है। अभी तक एपीएमसी से संबंधित केंद्रों पर ही उपज बेचने का प्रावधान था। अब सभी राज्यों में बेचने का प्राधिकार दिया गया है। बेहतर दाम पर राज्य चुनने और ई ट्रेडिंग खरीदारों तक पहुंच सुनिश्चित करने की इसमें बातचीत की गई है। क्योंकि क्या है, आप जब निबंध लिखेंगे या मेंस में जब कुछ टॉपिक देना होगा तब इन लाइनों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, एक देश एक राशन कार्ड। अगस्त 2020 तक, इसका अर्थ है कि अगस्त 2020 तक सरकार एक देश एक राशन कार्ड की योजना को अमली जामा पहना देगा। इससे देश के किसी भी हिस्से में डिपो से राशन, यानी अगर एक देश एक राशन कार्ड की योजना धरातल पर आ गई तो कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में राशन दुकान से राशन ले सकता है। मार्च 2021 तक 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी, मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी जो है वो 100% कर दी जाएगी। अब देखिए कितना आगे होता है। राशन कार्ड का आधार से लिंक होना आवश्यक। इसके लिए राशन कार्ड का आधार से लिंक होना आवश्यक है। प्रवासी सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी प्राप्त करने के योग्य।
देखिए, आपको राज्य सरकार की किसी योजना का इससे लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि आप बिहार में रहते हैं और बिहार सरकार की किसी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और आप दिल्ली में आ गए, तो दिल्ली राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके तहत जो राशन दिया जाता है उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर बिहार का राशन कार्ड दिखाकर आप यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो दी जाने वाली जो राशन है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 3 रुपये प्रति किलोग्राम 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल तथा 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। इस योजना के तहत आप 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल ले सकते हैं और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए जारी किया है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने 61,000 करोड़ रुपए पहले से मनरेगा के लिए आवंटित किया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखा जा रहा है कि भारत में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर उद्योग धंधे बंद होने से अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्र, राजस्थान, इन क्षेत्र, राजस्थान के कुछ गांव और महाराष्ट्र के कुछ गांवों में, आंध्र प्रदेश के गांवों में, तेलंगाना के गांवों में, कर्नाटक के गांवों में और तमिलनाडु के गांवों में प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। तो इन प्रवासी लोग जब अपने गांव में जाएं तो उनको रोजगार मिल सके, इसीलिए मनरेगा में इतने रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे क्या होगा, असंगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र नहीं, इससे क्या होगा कि सरकार जो मनरेगा के तहत जो काम देती है वो इन्हें मिल सकेगा और इससे वो इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मनरेगा की राशि अब 200 रुपये से ऊपर कर दी गई है। कोयला क्षेत्र में कॉमर्शियल माइनिंग, कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें निजी सेक्टर को अब दी जा सकेंगी इसके तहत, और सरकार का एकाधिकार इस पर खत्म हो जाएगा। यह आत्मनिर्भर बनने और आयात से बचने के लिए ऐसा किया गया है। ज्यादा से ज्यादा खनन और देश के उद्योगों के बल। कोयला क्षेत्र में कॉमर्शियल माइनिंग के पीछे हमारी जो केंद्र सरकार की सोच है वो ज़्यादा से ज़्यादा खनन करना और देश के जो उद्योग हैं चाहे निजी क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देना, उनको मजबूत करना। इसके तहत 50 नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ गलत है कि सरकार का एकाधिकार खत्म हो गया है और निजी क्षेत्र का एकाधिकार इसमें बढ़ गया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ MFI, असंगठित क्षेत्र को 10,000 करोड़ रुपए इसके तहत मिलेंगे। इससे 2 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा, रोजगार पैदा होगा और इससे लोगों की आय बढ़ेगी। इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का भी काम इसके तहत किया जाएगा। चूँकि क्या है कि जो लॉकडाउन की स्थिति है इससे सभी सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, इसलिए सभी सेक्टर को बढ़ावा देने का सरकार का विचार है। घरेलू कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने पर फोकस है। घरेलू जो कृषि उत्पाद है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्लस्टर बनाने की योजना है। इसके लिए चूँकि जैसे कि बिहार में मखाना, उत्तर प्रदेश में आम, कर्नाटक में रागी, तेलंगाना में हल्दी, कश्मीर में केसर, पूर्वोत्तर में बांस व हर्बल प्रोडक्ट्स, इन राज्यों की अपनी एक खास विशेषता है। तो इन चीज़ों को लोकल से ग्लोबल बनाने की सरकार की योजना है और इस पर काफ़ी फोकस भी किया गया था और काफ़ी चर्चा भी रहा था कि लोकल से ग्लोबल बनाना है। इन राज्यों में क्लस्टर बनाने की सुविधा होगी और इसके लिए जो कोष जारी किए गए हैं इससे नए बाजारों तक भारतीय उत्पादों का निर्यात पहुंचेगा। यानी भारतीय उत्पाद राज्य में तो बिकेंगे, देश के अन्य हिस्सों में बिकेंगे और दूसरे देशों में भी इसको बेचा जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, डिफेंस सेक्टर।
ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। डिफेंस सेक्टर में 49% से 74% कर दिया गया FDI की सीमा। यह देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मेरा भी सरकार से इस मामले में सरोकार नहीं है। सरकार का एक अधिकार इस पर होना चाहिए था, लेकिन सरकार जो उचित समझे वो करती है, उन्हें जो लगता है। सिविल एविएशन क्षेत्र में 6 एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी और अधिक हवाई क्षेत्र सिविल उड़ानों के लिए खोलने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर भी सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो मुझे लगा, जो आपके BPSC, IAS और UPPCS के PT में भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा और आपके मेंस में भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा और निबंध में भी आपको अभी जो मैंने जो टॉपिक बताया है इससे संबंधित चीज़ें लिखने में काफ़ी काम आएंगी। देखिए, 5 दिन निर्मला सीतारमण जी ने ये घोषणाएं की हैं, उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखना एक टेढ़ी खीर है, और चूँकि सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी भी नहीं हैं, तो मुझे जो लगा कि इनमें से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को उठाया है। अगर आप में से कोई लोग कमेंट करते हैं कि कुछ और टॉपिक इसमें ऐड किया जाए, तो इसके लिए मैं फिर कोई दूसरा वीडियो लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।